नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम तो हो गया, जिसको इसराइल ने भी कहा कि वो भी इस पर सहमत है, लेकिन युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन कुछ ही घंटों बाद, यानी इसके लागू होने के कुछ ही घंटों बाद शुरू हो गया। और उल्लंघन हो रहा है इसराइल की तरफ से, क्योंकि वो लेबनान पर ज़बरदस्त तरीके से हमले कर रहा है। और यही नहीं, ईरान के भी कुछ पावर प्लांट्स पर हमला किया गया, जिसकी वजह से ईरान ने भी वहाँ पर जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन जगहों पर हमला किया है। पर ईरान की जो लेबनान पर हमले किए हैं इसराइल ने, और कई भीषण हमले, कल दिन भर वहाँ पर बमबारी होती रही और 250 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है। ईरान ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर लेबनान पर हमला होता है तो ये भी युद्ध विराम का उल्लंघन होगा, और इन हमलों का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा जिस तरीके से ईरान पर हुए हमलों का जवाब दिया जाता है। और दूसरी ओर अब अमेरिका भी कह रहा है कि लेबनान का समझौता, लेबनान के बारे में ये युद्ध विराम समझौता, ये लेबनान पर लागू नहीं था, लेकिन समझौता कराने वाले देश पाकिस्तान, वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया है, और ये सबको, पूरी दुनिया को भी पता लग गया है कि वो ट्वीट जिसको प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया था वो व्हाइट हाउस से ही आया था, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय से ही आया था। क्योंकि जब पहला ट्वीट उन्होंने किया तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए किए जाने वाले ट्वीट का ड्राफ्ट है, मसौदा है, यानी इसी ट्वीट को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करेंगे। ये बात आप समझ ही रहे हैं, सबको पता ही है। तुरंत उस ट्वीट को डिलीट किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से डिलीट किया गया, और उसके बाद उस लाइन को हटाकर बाकी सारी पूरी स्क्रिप्ट उसमें लिख दी गई। यानी ये जो समझौता कराया गया है और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लिखा है वो बेसिकली अमेरिका की तरफ से ही आया है, और उसमें बाकायदा लेबनान का जिक्र है। आप वहाँ की शहबाज शरीफ के ट्वीट में आप देख सकते हैं कि वहाँ बाकायदा है कि ये लेबनान पर भी लागू होगा, क्योंकि लेबनान ने मदद की ईरान की, और ईरान का कहना है कि सीधे तौर पर वो उनके साथ खड़ा है, और अगर उन पर हमला होता है तो हम उस हमले का जवाब देंगे। यानी इजराइल की ओर से अब बाकायदा इस तुरंत ही युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन होना शुरू हो गया है। और चूंकि युद्ध विराम लागू हुआ है 14 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, और ये लागू हुआ है ईरान की शर्तों पर, बौखलाहट अमेरिका में भी ज़बरदस्त है, ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के भीतर, और इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू तो पूरी तरीके से पस्त हो गए हैं। अपने देश में इस कदर वो घिर गए हैं, पहले ही इस लड़ाई को लेकर वो घिरे हुए थे, लेकिन अब जबकि इस युद्ध विराम समझौते से उनको पूरी तरीके से एक खारिज कर दिया गया है, उनको साइड लाइन कर दिया गया है, बिल्कुल किनारे कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है, और सीधे सीधे ट्रंप ने कहा है कि जो मैं कहूँगा वो इजराइल भी मानेगा। इसका मतलब इजराइल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व पूरी तरीके से नकार दिया है अमेरिका ने। और इस युद्ध विराम की घोषणा के बाद तो वहाँ पर बवाल मच गया है। वहाँ का मीडिया, वहाँ के विपक्षी नेता, वो सारे लोग इस पूरे मसले में इजराइल को इस पश्चिम एशिया के भीतर, यानी जो मध्य पूर्व जिसको कहा जाता है, गल्फ कंट्रीज का जो इलाका है, वहाँ अभी तक वो सबसे ताकतवर के रूप में पहचाना जाता था, और अब वो अमेरिका का पिछलग्गू के रूप में पहचाना जाने लगा। और ये भी पता लग गया कि ईरान से लड़ने की उसके अंदर ताकत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका जैसे एक शक्तिशाली देश के साथ लड़ते हुए भी वो ईरान का मुकाबला अगर नहीं कर पाया, तो अगर अकेले लड़ेगा तो फिर उसका क्या हश्र होगा, ये पूरी दुनिया को पता लग गया है और इजराइल को भी पता लग गया है। तो ये इजराइल के बारे में जो गलतफहमी थी, वो गलतफहमी जो पूरी दुनिया में दूर हुई है, उसको लेकर इजराइल के भीतर ज़बरदस्त चिंता भी है और ज़बरदस्त नाराज़गी है नेतन्याहू के खिलाफ, क्योंकि इस पूरी लड़ाई के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है बेन्यामिन नेतन्याहू को, प्रधानमंत्री नेतन्याहू को। अक्टूबर नवंबर में वहाँ चुनाव होने वाले हैं। नेतन्याहू पूरे देश में वैसे ही घिरे हुए हैं, उनके खिलाफ तमाम आरोप हैं, युद्ध अपराध के वो दोषी ठहराए जा चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। अगर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटते हैं तो गिरफ्तार होना उनका तय है। अपने देश की, उनके देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी उनसे नाराज़ है और उनके खिलाफ उसने कई फैसले दिए हुए हैं।
अब इस मुद्दे ने उनको, यानी ईरान के साथ पहले तो युद्ध का मुद्दा, उनको लगा होगा कि ये ईरान के खिलाफ अगर वो युद्ध छेड़ देंगे तो उनको आने वाले दिनों में जब संसदीय चुनाव होंगे उसमें उनको जीत हासिल होगी और एक बार वो फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हालांकि अभी भी वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, वहां पर उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन उनको ये लगा कि शायद अब आने वाले दिनों में वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पर यह दांव पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया है और इसने इस्राइल की जो एक ताकत थी, सैन्य ताकत जो अपनी समझता था, उसके अलावा उसकी जो खुफिया ताकत थी, उन सारी क्षमताओं को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया ईरान ने, जब उनकी मोसाद यानी उनकी जो खुफिया एजेंसी का मुख्यालय है वहां तक जब उसने बमबारी कर दी। इजराइल में सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर इस हमले से, इस लड़ाई से 40 दिन की जो भयावह और विनाशकारी लड़ाई हुई है, इससे हासिल क्या हुआ है। क्योंकि इजराइल का भी और अमेरिका का भी लक्ष्य ये था कि ईरान में सरकार बदल देना, यानी वहाँ सत्ता परिवर्तन कर देना, रिजीम चेंज कर देना। वो हासिल नहीं हुआ, बल्कि जिस रिजीम को आप चेंज करने गए थे वो रिजीम और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी है। उसको अपने देश की उस जनता का भी भरपूर अब समर्थन मिल रहा है जो उसके विरोध में खड़ी दिखाई पड़ रही थी। वो उनके समर्थन में सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रही है, समर्थन में वो उनके खड़ी हुई है, मानव श्रृंखला बना रहे हैं तमाम पावर प्रोजेक्ट्स पर जब अमेरिका ने धमकी दी है। तो यानी वो और मजबूत हुई, उसको हटाने की तो आने वाले दिनों में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो लक्ष्य था वो ये था कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको ख़त्म कर देना। परमाणु कार्यक्रम के बारे में ईरान पहले स्पष्ट कर चुका है कि हम परमाणु बम बनाने का हमारा कोई इरादा ही नहीं था, हम बनाया नहीं है, और यूरेनियम संवर्धन जो अपने पावर प्लांट्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं उसको हम नहीं रोकेंगे, और उसके लिए हमको स्वीकृति मिली हुई है, उस पर हम कोई पाबंदी नहीं लगाने जा रहे हैं। और अब अगर आप ऐसा करते हैं तो अब आपकी ताकत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है कि अब आप उसके ऊपर दबाव बना लें। तो ये दूसरा लक्ष्य भी आपका गया। और तीसरा जो लक्ष्य था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के खतरे को कम करना। जो परमाणु जो समझौता, ये लड़ाई शुरू होने से पहले जो अमेरिका के साथ वार्ताएं हो रही थी उसमें कोशिश कर रहा था अमेरिका कि वो ईरान से कहे कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को ख़त्म कर दे या उनकी जो रेंज है, उनकी जो क्षमता है उसको कम कर दे। अब कोई संप्रभु देश ये कैसे स्वीकार कर सकता है। तो ईरान उस चीज़ को तब भी नहीं स्वीकार कर रहा था और अब तो स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और उसने कहा है कि अभी तो हमने अपनी वो बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल की हैं जो कम दूरी की हैं, कम क्षमता वाली हैं, और एक तरीके से हमारे गोडाउन्स में वो सड़ रही थी, ख़राब हो रही थी, कबाड़ हो चुकी थी। असली वाली जब वो निकाल लेगा तो क्या होगा। हालांकि अब ये इसमें कितनी सच्चाई है कि कबाड़ खाने से वो मिसाइल और ड्रोन निकाल कर हमला कर रहा था, ये युद्ध की और लड़ाई की अपने दुश्मनों के खिलाफ एक टैक्टिस होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, लेकिन सच्चाई क्या होती है वो तो उसने दिखाई दिया कि अगर इतनी ताकत वाली भी बैलिस्टिक मिसाइलें उसके पास हैं तो क्या कुछ कर सकता है वो दिख रहा था। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी उसके पास हैं, ये भी उसने दिखा दिया है जब हिंद महासागर में उसने अमेरिकी ठिकाने पर हमला किया था। तो आप तीनों लक्ष्य हासिल तो कर नहीं सके। इतना नुकसान इजराइल का हुआ वो अलग बात है। इसके अलावा इतने दिनों तक 40 दिनों से ज़्यादा वहाँ पर इस्राइल के लोग बंकरों में छिपे रहे, लाखों की संख्या में लोग पलायन करके दूसरे देशों में चले गए हैं, सड़कों पर अफरा तफरी मची रही है, भूखों लोग मर रहे हैं, इतने लोगों की जान गई, इतने सैनिकों की जान गई, इतनी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। आखिर ये सब किसके लिए हुआ? आपको क्या मिला? ईरान तो और मजबूत हो गया और पश्चिम एशिया में ईरान एक और मजबूत ताकत के रूप में, बल्कि ये कहा जाए कि सबसे शक्तिशाली एक ताकत के रूप में उभर कर आ गया है। इजराइल की अकेले कितनी क्षमता है वो लोगों के सामने दिखाई पड़ गई है कि अगर अमेरिका साथ नहीं होता, अभी तक वो इतना ताकतवर इसीलिए होता था, मध्य पूर्व के देशों पर अपनी धौंस इसलिए जमाता था कि उसके पीछे अमेरिका और नेटो देश खड़े हुए थे, यानी पश्चिमी दुनिया के देश खड़े हुए थे, यूरोपियन देश खड़े थे। यूरोपियन देशों ने तो पहले ही उससे पल्ला झाड़ लिया, अमेरिका भी अब पल्ला झाड़ चुका है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका में अब ये कहा जा रहा है, जो वहाँ पर एंटी टेररिज्म सेंटर के जो डायरेक्टर थे जो केंट, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था ईरान युद्ध के दौरान, और इसलिए कि ईरान की ताकत को ना भांपना, ईरान की क्षमता को ना भांपना और बेवजह ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ देना, इजराइल के दबाव में, नेतन्याहू के दबाव में, उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनका ये कहना है कि अब अमेरिका के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है
और सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि वो इजराइल को कैसे कंट्रोल करे, ये उसको सुनिश्चित करना है। इजराइल पर इतना जो अरबों खरबों डॉलर हम खर्च कर रहे हैं उसको अब रोकना होगा, उसकी अब फिर से समीक्षा करनी होगी। और इधर इजराइल में जो वहाँ विपक्ष के नेता हैं उनका ये कहना है कि इस युद्ध में इजराइल को पूरी तरीके से दुनिया में एक कमज़ोर देश के रूप में नेतान्याहू ने प्रोजेक्ट किया है, दिखाया है। युद्ध विराम समझौते पर जब उनकी कुछ भी नहीं सुनी गई है तो पूरी दुनिया में इजराइल को लेकर क्या एक परसेप्शन बना है, वो बहुत ही नकारात्मक परसेप्शन बना है। यानी इजराइल के बारे में जो एक ऑरा बना हुआ था, एक उसकी क्षमता का जो एक कह लीजिए कि एक उस पर पर्दा डाला हुआ था, वो अब बेनकाब हो चुका है, बेपर्दा हो चुका है, सब लोगों को पता चल गया है। दरअसल इजराइल की मीडिया ने पहले ही अनुमान लगाया था कि ये जो वार्ता चल रही है पीठ पीछे, पर्दे के पीछे, पाकिस्तान की मध्यस्थता में, चीन भी उसमें साथ खड़ा है, ये वार्ता नाकाम रहेगी। और लग भी रहा था, चूंकि ईरान ने कहा था कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती हैं वो किसी वार्ता में युद्ध विराम पर सहमत नहीं होगा, और युद्ध विराम पर तो कतई नहीं सहमत होगा। और ये जो 10 सूत्रीय उसकी शर्तों पर तैयार हुआ है अमेरिका युद्ध विराम के लिए, उसमें ये भी शामिल है कि युद्ध को अब पूरी तरीके से कैसे ख़त्म किया जाए। और ईरान ने कहा है कि इसमें एक जो शर्त है कि आप हमको लिखित गारंटी देंगे कि आप अब कभी हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। अब ये उन शर्तों में शामिल है, यानी जब इस युद्ध विराम के दौरान जो बातचीत होगी और इसको अंतिम रूप दिया जाएगा उसमें ये बात शामिल होगी, और नहीं होगी तो फिर युद्ध विराम टूटेगा। और ईरान ने कहा ही है कि हमारे ऊपर अगर हमला होता है तो हम फिर हमला करेंगे। तो इसको लेकर भी काफ़ी वहाँ पर नाराज़गी है इजराइल में, और कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से नेतान्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। और ये जो अब अपने देश में इतना विरोध जो झेल रहे हैं नेतान्याहू, और उनको अब पता है कि आने वाले चुनाव में इसका नुकसान ही उनको होना है, जिस उम्मीद से उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था उससे कुछ अब लेना देना तो है नहीं, उसका कुछ फ़ायदा तो अब मिलना नहीं है। ये जो झुंझलाहट, लेबनान पर हमले, हिजबुल्लाह पर हमले, और उसके अलावा वो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि अब वो किसी भी तरीके से इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं। हालांकि अब लड़ाई वो जारी रखना भी चाहते हैं तो सिवाय इजराइल की तबाही के और कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब अमेरिका इस लड़ाई में नहीं कूदेगा, ये साफ हो गया है, किसी भी कीमत पर नहीं कूदेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो रास्ता ही ढूंढ रहे थे पिछले 15-20 दिनों से कि कैसे वो इस लड़ाई से बाहर निकल आए। वो धमकियां ज़रूर दे रहे थे, लेकिन उनकी धमकियों में कितना दम था, उनकी धमकियों का मखौल उनके अपने देश में उड़ाया जा रहा था, और जगह तो आप छोड़ दीजिए। तो अब वो इस किसी तरीके से जब युद्ध विराम हुआ है तो वो दोबारा युद्ध में कूदने नहीं जा रहे हैं। और अगर नेतान्याहू इसी तरीके से लेबनान पर हमले करते रहे और उन्होंने अगर ईरान पर भी हमला किया तो इसके नतीजे भयावह होंगे, और ये इजराइल की तबाही की पटकथा को तैयार नहीं करेंगे बल्कि पूर्ण कर देंगे, पूरा कर देंगे। ये साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब इजराइल का साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा। और नेतान्याहू के खिलाफ जिस तरीके से उनके देश में एक माहौल बन गया है, पूरी जनता के खिलाफ दिखाई पड़ रही है, उसका खामियाजा उनको किस तरीके से भुगतना पड़ेगा ये देखने वाली भी बात होगी। क्योंकि पूरे युद्ध के परिदृश्य में नेतान्याहू 1 या 2 बार दिखाई पड़े हैं, और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो इजराइल में थे ही नहीं, या तो वो हवाई जहाज़ पर उड़ रहे थे या कहीं और जाकर छिपे हुए थे। इजराइल के बंकरों में वो नहीं छिपे हुए थे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।